देखो यार, अगर आपको ये पता लग जाए ना कि बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स कैसे लाए जाते हैं या अच्छे नंबर, अच्छी परफॉर्मेंस कैसे दी जाती है, तो यार दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें तुम्हारे अच्छे नंबर लाने से नहीं रोक सकती। लेकिन यहाँ पे शर्त यही है कि आपको सही टाइम पे सही गाइडेंस फॉलो करनी है, क्योंकि जो गाइडेंस होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है हर किसी के लिए। उसीलिए मैं आज एक वीडियो लेकर आया हूं जिसमें हम लोग बात करेंगे कि आप अपने 12th क्लास के बोर्ड में किस तरीके से बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम है समीर और जल्दी से वीडियो की तरफ चलते हैं। इंट्रोडक्शन का समय नहीं है, आप ऑलरेडी मुझे और मेरे मेरे प्लेटफॉर्म को जानते हो। दोस्तों, आज मैं आपसे कंप्लीट रोड मैप की बात करूंगा। 12th क्लास की इकोनॉमिक्स में आप किस तरीके से 95% से ज्यादा स्कोर कर सकते हो। दोस्तों, 12th क्लास की जो इकोनॉमिक्स होती है वो बेसिकली दो पार्ट में डिवाइडेड होती है। एक होती है अपनी मैक्रो इकोनॉमिक्स और एक होती है इंडियन डेवलपमेंट इकोनॉमी। तो इन दोनों ही सब्जेक्ट में बहुत अच्छा स्कोर बहुत इजीली किया जा सकता है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि इकोनॉमिक्स जो होती है बहुत आसान होती है, इसलिए अगर आप YouTube पे 12th क्लास से रिलेटेड कुछ भी सर्च करोगे तो आपको या तो लोग डॉक्टर बना रहे होंगे या आपको लोग इंजीनियर बना रहे होंगे। मतलब सबके सब साइंस साइंस स्ट्रीम की बात कर रहे हैं, कोई भी इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा। या तो कोई फिजिक्स की बात कर रहा है, या कोई केमिस्ट्री की बात कर रहा है, या कोई बायोलॉजी की बात कर रहा है, या कोई मैथमेटिक्स की बात कर रहा है। शायद ही ऐसे लोग होंगे जो प्योरली इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे वो तमाम पॉइंट्स, वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट डिस्कशन जिनके बेसिस पर आप अपने एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो और हमारा क्या योगदान रहेगा आपकी पढ़ाई में। तो जल्दी से अपने सेशन को शुरू करते हैं। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दो। दोस्तों, 12th क्लास की इकोनॉमिक्स में जैसे कि मैंने आपको बताया, दो सब्जेक्ट में हमारी ये इकोनॉमिक्स डिवाइडेड है। एक मैक्रो इकोनॉमिक्स है जो कि बहुत इंटरेस्टिंग लेवल की है, और एक आपका इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दोनों ही आपके 40-40 मार्क्स में डिवाइडेड है। अब पॉइंट ये है कि सर इन्हें हम किस तरीके से पढ़ें। देखो, सबसे पहली चीज तो यही है, मैं आपको गाइड करूंगा। ये तो मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि क्या क्या पॉइंट्स आपको फॉलो करने हैं जिससे कि आप 95% प्लस स्कोर कर सकते हो। लेकिन उसी के साथ साथ मैं आपको बता देता हूं कि हमारे चैनल पे आपको कंप्लीट वीडियोस मिलने वाली होंगी। ठीक है, जिसके लिए आपसे कुछ भी चार्ज नहीं किया जाएगा। बस आपको करना ये है कि आप अपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे कि हमारे जो भी वीडियो हम लोग अपलोड करेंगे आप तक वो सबसे पहले पहुंचे। ठीक है, तो जल्दी से अपना सेशन शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करेंगे अपने सिलेबस के बारे में। देखिए, सबसे पहले हमें सिलेबस पता होना चाहिए कि अगर हम किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा सिलेबस क्या है, क्योंकि सिलेबस ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे कि आपका ये इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, ये आपको मैं बता देता हूँ, ये कंप्लीटली थ्योरेटिकल पार्ट है। इट इज बेसिकली कंप्लीटली थ्योरेटिकल, और आपको मालूम होना चाहिए कि थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में स्कोर करना बहुत डिफिकल्ट होता है। 40 मार्क्स की इसकी वेटेज है। ठीक है, 40 नंबर की इसकी वेटेज है। और एग्जाम में ध्यान रखना, यहाँ पे टोटल आपको 8 चैप्टर्स मिल रहे हैं, जिन चैप्टर्स को आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है। जल्दी से मैं सिलेबस की तरफ चलता हूँ। सिलेबस की अगर मैं बात करता हूँ तो दोस्तों, हमारे पास यहाँ पे जो यूनिट नंबर 1 है उसके अंदर 2 चैप्टर्स हैं, जिसमें चैप्टर नंबर 1 जो दैट इज इंडियन इकोनॉमी ऑन द वे ऑफ इंडिपेंडेंस। ध्यान रखना, हमारी जो भारत, हमारी जो इंडिया आजाद हुई थी, इंडिपेंडेंट हुई थी गाइस, वो 1947 में हुई थी। ठीक है, अंग्रेजों से। अब हमें बात ये करनी कि 1947 में जब हम लोग आजाद हो गए थे, कि आप देखिए अगले चैप्टर को देखो देखो तो 1950 है। इसका मतलब आपको 1947 टू 1950 तक का एक ड्यूरेशन पता करना है कि 1950 तक का ड्यूरेशन है। हम 1947 से लेकर 1950 तक हमारी भारत की अर्थव्यवस्था कैसी थी। आप सबको पता है कि भारत की अर्थव्यवस्था बिल्कुल बर्बाद थी। हमारा मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन बेसिकली डिपेंड था एग्रीकल्चर पे। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। इस चैप्टर में आप यही पढ़ोगे कि इंडिपेंडेंस के टाइम या आफ्टर इंडिपेंडेंस हमारे भारत की इकोनॉमी किस प्रकार थी, क्या क्या प्रॉब्लम्स थे, क्या क्या इश्यूज थे, और किस प्रकार उनसे हम लोगों ने रिकवर करा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। यहां से एक क्वेश्चन आपका कंफर्म आएगा। ठीक है, उसके बाद में हमारा चैप्टर नंबर 2 है, दैट इज इंडियन इकोनॉमी फ्रॉम 1950 टू 1990। देखो, ये वो पीरियड है जब हमारा इकोनॉमिक रिफॉर्म नहीं आया था। इकोनॉमिक रिफॉर्म बेसिकली 1991 में आया था।
हम 1950 से बात कर रहे हैं। आपको पता है 1950 के बाद में ही हमारी इकोनॉमी में ग्रीन रेवोल्यूशन आया। 1950 के बाद में ही पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की डेथ हुई, जिसमें आपको पता होना चाहिए कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का बहुत बहुत बड़ा रोल था हमारे भारत की अर्थव्यवस्था को संभालने में, बहुत ही बड़ा रोल था। तो ये भी इशू आया। 1960s में हमारे इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत फेमस हुआ। इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब हमने एग्रीकल्चर का मतलब हमारा प्राइमरी सेक्टर्स को थोड़ा छोड़ के हम जो है सेकेंडरी सेक्टर में आ गए, इंडस्ट्रियलाइजेशन में आ गए, पॉपुलेशन डाइवर्ट होना शुरू हो गई। तो एक ये बहुत इंपॉर्टेंट पीरियड था। इसी के बाद में हमारा 1980s में सर्विस सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट हुआ, बहुत फेमस हुआ सर्विस सेक्टर। एंड आते आते 1990 तक हमारी इकोनॉमी थोड़ी सी हिलने लगी, वेरी करने लगी। तो यही हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। यहाँ से भी एक क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखना हर चैप्टर से क्वेश्चन आएगा, क्योंकि आपके पास ऑप्शंस भी होंगे, तो आपको उन्हीं ऑप्शन को फॉलो करना है जिससे कि आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो यहाँ से आपके मिनिमम 1 to 2 क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, 1 से 2 क्वेश्चंस आएंगे। वो हम सारी बातें करेंगे कि क्वेश्चन किस प्रकार होगा, वो जब चैप्टर का डिस्कशन चलेगा। उसके बाद गाइस चैप्टर नंबर यूनिट नंबर 2 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1991। आप लोगों को पता होना चाहिए दैट इज ये चैप्टर नंबर 3 है, एलपीजी, द लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। आपको पता है डॉक्टर मनमोहन सिंह जो कांग्रेस से प्रधानमंत्री भी थे, ठीक है, 2014 तक, 2004 टू 2014 ये उनका कार्यकाल था। ये 1991 में गाइस ये हमारे भारत के फाइनेंस मिनिस्टर थे। और हमें जो इकोनॉमिक रिफॉर्म की देन है वो डॉक्टर मनमोहन सिंह की ही वजह से है। आप में से काफी लोग जानते हैं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे, और इनकी जो कंट्रीब्यूशन है हमारी भारत की इकोनॉमी पर दोस्तों, वो शायद ही किसी और का रहा होगा। इन्हीं की जो है कंट्रीब्यूशन की वजह से हमने 2008 में बहुत ही बड़े लेवल का या हाईएस्ट ग्रोथ करा था बिफोर कोविड, कोरोना से पहले 2008 में हमारा हिस्ट्री में अब तक का सबसे हाईएस्ट ग्रोथ था। वो भी उसी की, उसको भी हम कंट्रीब्यूशन ऑफ द 1991 इकोनॉमिक रिफॉर्म को ही देंगे। गारंटेड यहां से एक क्वेश्चन आएगा, गारंटी यहां से एक क्वेश्चन आएगा। और ध्यान रखना एलपीजी क्वेश्चन सीधे सीधे एलपीजी का आएगा। कंट्रीब्यूशन हो सकता है, इश्यूज हो सकता है, प्रॉब्लम्स हो सकता है, रेमेडीज हो सकता है, ठीक है, डिटेक्शंस हो सकते हैं, कुछ भी ये बेसिकली हो सकता है। उसके बाद में हमारे पास है यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर 3 में दोस्तों हमारे पास 2 चैप्टर्स हैं। इन दोनों चैप्टर में से कंबाइनली एक ही क्वेश्चन आएगा, दैट इज करंट चैलेंजेस फेसिंग इन द इंडियन इकोनॉमी। देखो जो भी हमने करंट चैलेंजेस फेस करे, जैसे मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। आपको पता है हम 2 प्रकार की कैपिटल्स को मानते थे, एक होती थी फिजिकल कैपिटल और एक होती थी ह्यूमन कैपिटल। हम लोग 1956 तक हम लोग मानते थे कि सिर्फ हमारे पास में फिजिकल कैपिटल होती है। कौन सी कैपिटल होती है दोस्तों? सिर्फ फिजिकल कैपिटल होती है। मैं आपको थोड़ी डिटेल दूंगा। एक इकोनॉमिक्स था जिनका नाम था रॉमर, और इन्होंने बता दिया कि हमारी इकोनॉमी में ह्यूमन कैपिटल के नाम की भी चीज होती है। ह्यूमन कैपिटल मतलब आइडियाज, जो लेबर सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, आइडियाज। जैसे व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप एक आइडिया था, देखो कितना तगड़ा काम चल रहा है, मतलब पूरी दुनिया व्हाट्सएप पे डिपेंड है, मतलब अच्छी खासी पॉपुलेशन। फेसबुक है, इट्स एन आइडिया। यूट्यूब है, इट्स एन आइडिया। ट्विटर, इट्स एन आइडिया, ठीक है। ये सर्विसेज है, ठीक है, और ये आइडियाज है, आइडियोलॉजीज है। तो दैट इज बेसिकली ह्यूमन कैपिटल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमने बात करेंगे ह्यूमन कैपिटल इन इंडिया। जैसे हमारे भारत के एक बहुत ही प्रसिद्ध अर्थशास्त्री रहे हैं जिनका नाम है श्री डॉक्टर अमर्त्य सेन, वो नोबलिस्ट भी है। तो वो क्या है? वो भारत की ह्यूमन कैपिटल है। मैं हूं, मैं ह्यूमन कैपिटल हूं, आप हो, आप ह्यूमन कैपिटल हो। तो यही सब चीजें डिस्कस हम लोग इस चैप्टर में करेंगे। उसके बाद है अपना रूरल डेवलपमेंट, हमारे भारत के गांव, ठीक है, कुछ 7,000 समथिंग गांव है हमारे भारत के अंदर। उन सब गांवों की बात करेंगे, क्या क्या फैसिलिटीज की उनको जरूरत है, क्या क्या फैसिलिटीज उनको मिलनी चाहिए, और क्या क्या फैसिलिटीज उनको अभी तक नहीं मिली है। ये सारी बातें हम लोग आगे चल के करेंगे। उसके बाद में अगला जो यूनिट है दैट इज, देखो यूनिट नंबर 3 में सिर्फ आपके जो है 2 ही चैप्टर नहीं है, आपके यहाँ पे
जनरली 4 चैप्टर से, और 4 चैप्टर में से 2 क्वेश्चन फ्रेम्ड होंगे। एक क्वेश्चन आपका वहां से मिल गया और एक क्वेश्चन आपका इन दोनों में से कोई एक हो सकता है, दैट इज एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ, इनफॉर्मलाइजेशन एंड अदर इश्यूज। ठीक है, ग्रोथ, इनफॉर्मलाइजेशन एंड अदर इश्यूज, एंड आफ्टर दैट एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मैं आपको बताना चाहता हूँ, पढ़ाई तो आप दोनों की करना, लेकिन आपका जो क्वेश्चन आएगा वो यहां से आएगा 100%। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर एनी, फॉर ऑल इकोनॉमिक्स। तो बेसिकली यहाँ से आपको 2 क्वेश्चन मिल गए क्योंकि ये यूनिट बड़ी है। ठीक है, एंड आफ्टर दैट यूनिट नंबर 4, दैट इज डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया, अ कंपैरिजन विद नेबर्स। जैसे भारत के नेबर्स कौन कौन से हैं, इंडिया के नेबर्स कौन कौन से, एक पाकिस्तान है, ठीक है, एक भूटान है, ठीक है, जनरली चाइना भी है, ठीक है, श्रीलंका भी है, ठीक है, ठीक है, ये इंडिया के नेबर्स कंट्रीज है। ठीक है, तो हम इन्हीं के साथ कंपैरिजन करेंगे। अब मैं कंपैरिजन करूं पाकिस्तान का इंडिया से, तो ऑब्वियस बात है इंडिया ग्रो कर रही है। भूटान से ग्रो, अच्छा नेपाल भी है, ठीक है, नेपाल भी है, और भी होंगे, ठीक है। तो जनरली चाइना से ग्रो, तो चाइना इज बेसिकली इंडिया से ज्यादा ग्रोथ कर रही है। तो ये कंपेरिजन है, तो ये सारी बातें हम लोग करेंगे। 100% आपका एक क्वेश्चन यहाँ से आएगा गारंटेड, ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट दैट, सारी बातें मैं आप लोगों के साथ करूंगा। अब आपने देखा एक क्वेश्चन यूनिट 1 से हो गया, 2 क्वेश्चन यूनिट 3 से हो गया, यानी आपके 3 क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन आपका यूनिट 2 से हो गया, 4 क्वेश्चन, और 2 क्वेश्चन आपके यहाँ से हो गए आपके 6 क्वेश्चन। तो पेपर में आपके आएंगे ज्यादा क्वेश्चन, बट जनरली यू हैव टू अटेम्प्ट, में भी आपको 4 to 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पेपर में। ध्यान रखना, इंटरनल चॉइस भी हो सकती है, एक्सटर्नल चॉइस भी हो सकती है, ठीक है, जरूरी नहीं कि एक्सटर्नल चॉइस हो, ये भी हो सकता है। तो आप इसको इस तरीके से तैयार करिएगा। मैं जैसे जैसे आगे पढ़ाता जाऊंगा, तो आपको जब मैं चैप्टर शुरू करूंगा, तो पहले मैं उस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दूंगा। पहले बताऊंगा टोटल टॉपिक कितने, पढ़ाऊंगा पूरा, फिर बताऊंगा कि इसमें इंपॉर्टेंट कौन कौन से टॉपिक्स हैं, राइट। तो पढ़ाऊंगा पूरा, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट भी बताऊंगा, और साथ साथ मैं फिर आपको आंसर राइटिंग, हाउ टू राइट दी आंसर, वो सारी चीजें मैं आपको अपने चैनल पे डिस्कस करूंगा। जल्दी से आगे बढ़ते हैं। ये हमारा था दोस्तों इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और इसके बाद जो हम टॉपिक जो सिलेबस की बात कर रहे हैं, दैट इज इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स। दोस्तों मैक्रो इकोनॉमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी भी है, साथ साथ अगर आप सीयूईटी एग्जाम दोगे तो दोस्तों तब भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम इसके सिलेबस की बात कर लेते हैं। तो हमारे जो मैक्रो इकोनॉमिक्स का सिलेबस है, इसमें टोटल दोस्तों पता है आपको 6 चैप्टर्स हैं, यू हैव ओनली 6 चैप्टर्स, ठीक है। और 6 के 6 चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है। अगर आप वेटेज की बात करते हो तो वो जनरली हम लोग साथ साथ डिस्कस करेंगे। जैसे हमारे पास में चैप्टर नंबर 1 है, इसमें यूनिट नहीं है, चैप्टर्स है, ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले जो चैप्टर दैट इज इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन के अंदर आप बेसिक मैक्रो इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट पढ़ोगे। वी हैव टू बेसिकली स्टडी द बेसिक मैक्रो इकोनॉमिक्स, जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है, अब बेसिक मैक्रो इकोनॉमिक्स यहाँ पे दोस्तों पढ़ोगे। और बेसिक मैक्रो इकोनॉमिक्स में ध्यान रखना, आपका मेन फोकस होगा कि भाई मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, उसको स्कोप क्या है, इसको ओरिजिन क्या है, ठीक है, उसके सिग्निफिकेंस क्या है, क्लासिकल थ्योरी क्या थी, केनेजियन थ्योरी क्या थी, ठीक है, और आपके जनरली नॉमिनल फैक्टर्स क्या होते हैं और आपके रियल फैक्टर्स क्या होते हैं। ये ध्यान रखना, आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन तो फ्रेम नहीं होगा, लेकिन हाँ आपका मुश्किल से 2 to 3 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम हो सकता है। तो जैसा मैं पढ़ाते जाऊंगा उसको उसी प्रकार फॉलो करिएगा। उसके बाद दोस्तों नेशनल इनकम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मिनिमम 1 क्वेश्चन, ठीक है, और मैक्सिमम 2 क्वेश्चंस। तो 1 to 2 क्वेश्चंस की इसकी वेटेज है, वो किसी प्रकार आ सकते हैं। मतलब यहाँ से न्यूमेरिकल भी फ्रेम होगा दोस्तों, और यहाँ से थ्योरी भी फ्रेम होगी। समझ रहे मेरी बात, यहाँ से आपका न्यूमेरिकल भी फ्रेम होगा और यहाँ से आपकी थ्योरी भी फ्रेम होगी। तो ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे में आप बात करोगे कि हमारी भारत की नेशनल इनकम किस प्रकार कैलकुलेट की जाती है, कितने मेथड्स इसके अंदर होते हैं बेसिकली, ठीक है, मेथड्स होते हैं। मैं आपको और भी एक्स्ट्रा सिखाऊंगा कि नेशनल इनकम का हिस्ट्री क्या है, ओरिजिन क्या है, नेशनल इनकम का किसने पहली बार काउंट करी, अब किस प्रकार काउंट होती है, भारत में हम किसका डेटा यूज करते हैं नेशनल इनकम को काउंट करने के लिए। वो सारी बातें हम लोग यहाँ पे करेंगे। सबसे ज्यादा समय अगर कोई चैप्टर लेगा वो दोस्तों नेशनल इनकम लेगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हमारे पास में मनी एंड बैंकिंग,
ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मनी एंड बैंकिंग, बहुत ज्यादा। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारी हम जैसे इसके अंदर बात करेंगे कि मनी मनी आया कहाँ से। ठीक है, मनी की इन्वेंशन कहाँ से हुई। पहले बार्टर सिस्टम होता था, ठीक है, फिर जनरली कमोडिटी मनी, ठीक है, फिर आपकी मेटॉलिक मनी हुई, फिर आपकी पेपर मनी हुई, ठीक है, अब आपकी पेपरलेस मनी है। पता है आपको अभी पेपरलेस मनी है, या आप कह सकते हो कैशलेस इकोनॉमी जो चल रही है आफ्टर कोविड। ठीक है, तो ये सारी बातें हम लोग इसके अंदर करेंगे। करंट सिनेरियोज भी आ सकते हैं। दूसरा बैंकिंग, बैंकिंग का मतलब आपको पता ना क्या होता है बैंकिंग। आरबीआई क्या है, आरबीआई की रूल्स क्या है, आरबीआई की इंपॉर्टेंस क्या है, आरबीआई कब बना था, आरबीआई किस वजह से बना था। ठीक है, आरबीआई का गवर्नमेंट पे किस प्रकार कंट्रोल है, आरबीआई का दूसरे बैंक के साथ क्या कनेक्शन है, आरबीआई का कमर्शियल बैंक के साथ क्या कनेक्शन है, ये सारी बातें हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना हर चैप्टर से एक क्वेश्चन कंफर्म है, हर चैप्टर से। ठीक है, यहाँ से भी एक क्वेश्चन आपका कंफर्म आने के चांसेस है। उसके बाद में अपने पास में बहुत, इसमें सारे चैप्टर पता है बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब जनरली मैं जब आपको वन शॉट रिवीजन रिवीजन कराऊंगा ना, तो तुम देखना उसके अंदर हम ठाए से बहुत लिमिटेड समय में बहुत इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस करेंगे। वन शॉट रिवीजन वो कैसे, जरा देखना। दैट इज डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। आपको पता है हमारे भारत में जो दो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं, एक होती है एम्प्लॉयमेंट और एक होता है प्राइजेस। ये दो चीजें ऐसी हैं जिसको डिटरमाइन करना हमारे लिए बहुत ही बड़ा चैलेंजिंग होता है। ठीक है, बहुत बड़ा चैलेंज होता है इसको डिटरमाइन करना। अब हम लोग इसको डिटरमाइन करना चाहते हैं, कैसे डिटरमाइन करेंगे, तो इसमें हम लोग डिटरमिनेशन यानी डिटरमाइन, हम लोग यहाँ पर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई का यूज करेंगे। बट हमारी इकोनॉमी में दो थ्योरीज आई हुई है, मैं जनरली बता रहा हूँ, आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे। एक क्लासिकल थ्योरी और एक केनेजियन थ्योरी। कौन कौन सी थ्योरी दोस्तों, एक क्लासिकल थ्योरी और एक केनेजियन थ्योरी। मैं रिपीट कर देता हूँ, एक क्लासिकल थ्योरी और एक दोस्तों केनेजियन थ्योरी। तो दोनों बातें हम लोग यहाँ पे करेंगे। यहाँ से ध्यान रखना 1 to 2 क्वेश्चन फ्रेम होंगे। क्वेश्चन का मतलब ये एक क्वेश्चन का मतलब ये नहीं पूरा क्वेश्चन होगा, नहीं, वो कुछ मार्क्स हो सकते हैं, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, ऐसा भी हो सकता है। उसके बाद में गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी। दोस्तों पता है मैंने ना 2015 में इंडियन गवर्नमेंट बजट में काम भी करा था, और मैं हर साल गवर्नमेंट बजट को बेसिकली डिस्कस करता हूं अपने चैनल पे। मैंने लास्ट गवर्नमेंट बजट इंटरिम बजट को भी बेसिकली डिस्कस करा, बजट क्या था कैसी बातें थी। तो जब मैं आपको पढ़ाऊंगा ना, बहुत इंटरेस्टिंग बहुत अच्छे लेवल का मजा आने वाला होगा। तो अपने पास एक बजट है, ठीक है, वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद में अच्छा इधर से क्वेश्चन पक्का आएगा कि बजट बेसिकली होता क्या है, गवर्नमेंट बजट। ठीक है, और साथ साथ अपना जो गवर्नमेंट बजट होता है उसमें कितने पार्ट्स होते हैं, ठीक है, और उसके अंदर गवर्नमेंट की क्या इन्वॉल्वमेंट है, क्या क्या इश्यूज होते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। ठीक है, वो सारी बातें हम लोग यहाँ पे करेंगे। उसके बाद ओपन इकोनॉमी, ओपन इकोनॉमी में आप मेनली पढ़ोगे बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, और यहाँ पे एक आइडियल हो गया आप एक्सचेंज रेट का। जैसे अभी भारत का एक्सचेंज रेट क्या चल रहा है, डॉलर का, सॉरी, आपको पता होना चाहिए 83 रुपीज पर $1 चल रहा है। तो कैसे आप कह सकते हो कि डॉलर, यूरो, डॉलर। जैसे अभी आपको पता होना चाहिए वियतनाम, वियतनाम में आई थिंक आपने देखा होगा वियतनाम में जो महंगाई है वो बहुत ज्यादा है। मतलब आप सिंपल कोई चीज कंज्यूम भी करोगे ना, पानी की बोतल भी हजारों में है। तो ऐसा नहीं कि वहां पे हजारों, वहां पे महंगाई बहुत है तो वो इकोनॉमी बहुत बड़ी है, नहीं। एक्चुअली हमारी इंडियन इकोनॉमी, हमारा इंडियन रूपी वियतनाम से ज्यादा जो है अच्छा है, ठीक है, ज्यादा वैल्यूएबल है। तो मैं जनरली बता रहा हूँ कैसे दो कंट्रीज के बीच में आप जो है कंपैरिजन करते हो, कौन सी कंट्री का जो है करेंसी का किस प्रकार है। तो ये सारी बातें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो टोटल हमारे पास में 6 चैप्टर्स है। अब बेटा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरा समझना, आपके मन में दिमाग, आपके मन में एक डाउट आ रहा है कि सर एक बार बताओ आप पढ़ाओगे, ठीक है। हमने बोला दो हमारे पास में चैप्टर्स थे, बेसिकली वी है 2 बुक्स। ठीक है, हमारे पास क्या थी बेटा, 2 बुक्स थी हमारे पास में। एक थी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट और एक थी मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, कौन कौन सी थी, एक थी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट और एक थी मैक्रो इकोनॉमिक्स। ओके, कौन किस बेटा कौन सी थी, एक थी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट आईईडी और एक है मैक्रो इकोनॉमिक्स। थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, दैट इज आईईडी और एक है आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसमें आपके टोटल 8 चैप्टर्स है, 4 यूनिट में डिवाइड हो गए बेसिकली।
इसमें आपके टोटल 6 चैप्टर्स हैं। नाउ क्वेश्चन इज दैट 14 चैप्टर्स हो गए, 8 + 6। अब आप पूछोगे सर आपका योगदान क्या है, आप कैसे हमारी मदद करोगे? तो देखो देखो सिंपल सा अपना अपनी की स्ट्रैटेजी है। मैंने आपका 75 डेज का शेड्यूल बनाया है आपकी कंप्लीट मैक्रो इकोनॉमिक्स का। मैं ट्राई करूंगा कि 75 डेज से पहले इसको खत्म कर दूं। वो ड्यूरेशन शुरू होता है 1 जून से लेकर 15 जून तक के सिलेबस, 15 जून तक का टाइम। यानी इसमें आपके नॉर्मली 75 दिन हो रहे हैं, पूरा जून जाएगा, पूरा जुलाई जाएगा और अगस्त के 15 दिन जाएंगे। और आपके दोस्तों सितंबर में एग्जाम है, जनरली आपके एग्जाम्स होंगे, ठीक है, जो आपके मिड टर्म बेसिकली होते हैं वो आपके पेपर होंगे, तो उसमें आपका कंप्लीट सिलेबस आएगा। तो ये 75 डेज का मेरा एक शेड्यूल है। अगर मैं आपको एक एवरेज बताऊं तो 75 डेज में मैं रेगुलर क्लास तो पॉसिबल नहीं है, मैं आपको हफ्ते में 3 से 4 क्लासेस प्रोवाइड करूंगा। तो मैं अगर टोटल डेज की अगर बात कर लूं तो 75/14 कितना बचता है 5.3, सम करने पर लमसम करने पर अप्रोक्सीमेटली 6 डेज। तो मैं 6 दिन लगाऊंगा एक चैप्टर को कंप्लीट करने में। ऑन एन एवरेज कह रहा हूं, 6 दिनों तक 6 वीडियो नहीं लगेंगी, मैं ये कह रहा हूं 6 दिन एवरेज लगाऊंगा। 6 दिन में मैं आपको कोशिश करूंगा कि एक चैप्टर खत्म करूं। अब उसमें मैं आपको उसमें मैं आपको एक वीडियो प्रोवाइड करूं, या मैं 6 की 6 वीडियो प्रोवाइड करूं, या फिर मैं 10 वीडियो प्रोवाइड करूं। बट मेरा टारगेट रहेगा, पूरा मैं शेड्यूल बनाऊंगा आप लोगों के लिए कि मैं 1 जून से शेड्यूल जो फॉलो कर रहा हूं कि मैं कौन सा पीरियड में कौन सा चैप्टर कंप्लीट करूंगा, ठीक है। तो एक मेरा शेड्यूल रहेगा। तो उस हिसाब से देखूं तो मैं एक चैप्टर को 6 दिन लगाऊंगा, 14 चैप्टर्स है, ठीक है। तो ऐसे करते करते 75 दिन लगेंगे मुझे आपके कंप्लीट 12th क्लास के इकोनॉमिक्स को कवर करने में। ये समय आप बहुत अच्छे से पढ़ाई करना। जिस दिन मैंने वीडियो प्रोवाइड कर दी अच्छी बात है, उसको देखना। जिस दिन नहीं करी तो आप बढ़िया पढ़ाई करना। ये एक तरीके हो सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों, नाउ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट के हाउ टू स्कोर 95% और 95 प्लस मार्क्स इन योर इकोनॉमिक्स। तो दोस्तों देयर आर 95 और 98, ठीक है। आप 95 भी कह सकते हो, 98 भी कह सकते हो। मतलब मेरा टारगेट है 95 to 98% मार्क्स आपको दिलवाना। तो ये कुछ 5 चीजें मैंने आप लोगों के लिए रखी है। सबसे पहले एक तो मैं आपसे एक प्रॉमिस चाहता हूं कि आप ना हर दिन 1.5 से 2 घंटा पढ़ोगे। अभी मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए कि हाँ सर हम हर रोज 1.5 से 2 घंटा पढ़ेंगे। उसमें आपको मेरी वीडियो देख लेनी है। वीडियो देख ली, अगर मैंने आपको उससे रिलेटेड कुछ असाइनमेंट प्रोवाइड करा है तो वो आपको कर लेना है, मेरी वेबसाइट पर आ जाएगा वो। अगर मैंने आपको कुछ नोट्स प्रोवाइड करे तो वो आपको रीड कर लेना है। आपको बेसिकली डेली बेसिस पे 1.5 to 2 आवर स्टडी करना है, ठीक है। अब इसमें अपन लोग क्या क्या डिस्कस करेंगे, आपको पहले कंसेप्ट पे फोकस करना है, उसके बाद में आपको फैक्ट्स पे फोकस करना है। जैसे हम लोग बात कर रहे हैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, तो दोस्तों यहाँ पे पूरे के पूरे तो फैक्ट्स होंगे। तो अपन लोग यहाँ पे जो फैक्ट की बात कर रहे हैं ना, वो सारे आपको यहाँ पे स्टडी करने हैं मेरे साथ में, ठीक है। और देखो मैं आपको क्या करूंगा, जो असाइनमेंट होंगे ना उसके अंदर मैं आपको बुक के बैक क्वेश्चंस को भी प्रोवाइड करूंगा। मैं बिल्कुल आपको जो बुक्स है ना, बुक के बैक क्वेश्चंस को भी प्रोवाइड करूंगा, जिससे कि क्या होगा आपको आइडिया रहेगा कि यदि पेपर में बैक क्वेश्चंस आ गए तो कैसे उनको स्कोर करना है। साथ साथ दोस्तों न्यूमेरिकल जो आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स है दोस्तों, उसमें 100% आपके 2 से 3 न्यूमेरिकल्स आएंगे। आई एम नॉट सेइंग के वो जो आपके मार्क्स पूरा पूरा क्वेश्चन होगा। नेशनल इनकम से एक आपको न्यूमेरिकल होगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट से एक न्यूमेरिकल हो सकता है, मनी एंड बैंकिंग से, मनी से बेसिकली छोटा सा न्यूमेरिकल हो सकता है, इनकम डिटर्मिनेशन से एक न्यूमेरिकल 100% होगा। तो 2 न्यूमेरिकल की तो मैं गारंटी ले रहा हूं, एक आध बढ़ भी सकता है। उसके बाद दोस्तों पीवाईक्यू, आपको कम से कम 10 साल के पीवाईक्यू करने हैं। यदि आप इन सब चीजों को फॉलो करते हो तो आपके 95 to 98% मार्क्स 100% आएगा। दुनिया की कोई भी ताकत आपको ये नंबर लाने से नहीं रोक सकती। तो गाइज ये मैंने थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करी थी आज की चीज में, आज के डिस्कशन में। तो होप सो आपको सब कुछ अच्छा लगा होगा। और दोस्तों चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, मेरी लेक्चर्स आएंगे, मेरा एक शेड्यूल भी आएगा कि हर 6 दिनों में कमिंग 6 डेज में मैं आपका सिलेबस कंप्लीट करूंगा। मतलब एक एक चैप्टर में कंप्लीट करूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों आपके नेक्स्ट सेशन में। हैव अ नाइस डे, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।